हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें पाठ 4 में है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका केमिकल इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप तो जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे ठोस पदार्थों को विद्युत का चालक कहते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे होकर विद्युत पास कर सकता है, पार हो सकता है। तो ऐसे ठोस पदार्थों को विद्युत का चालक कहा जाता है। तो ऐसे ही चालक हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातु विद्युत का चालन करते हैं। और इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। और ऐसे ठोस पदार्थों को विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी, जो विद्युत को रोक देते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि विद्युत का चालक नहीं करते हैं। तो ये चीज आप धातु अधातु में भी जाने कि धातु विद्युत के चालक होते हैं और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अधातु है जैसे ग्रेफाइट, वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो ये हो गया विद्युत के चालक जिसमें से होकर विद्युत पार हो सकती है, वो है विद्युत का चालक। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और जितने भी धातु हैं सब विद्युत के चालन हैं। और विद्युत का कुचालक, तो इससे ऐसे ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा का चालन नहीं हो सकता, मतलब उससे होकर विद्युत धारा नहीं पार हो सकती है, तो उसे कुचालक कहते हैं। या विद्युत रोधी, विद्युत को रोकने का काम करते हैं। तो उसमें है रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारे क्या हैं, विद्युत के चालक नहीं है, मतलब विद्युत के कुचालक हैं। तो आपने बिजली मिस्त्री को हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते देखा होगा। जब वे बिजली से जुड़े उपकरणों को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में रबड़ के दस्ताने होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली का काम क्यों करते हैं। तो जो ये चित्र में दिख रहा है ना, बिजली का मिस्त्री हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनकर काम कर रहा है ना। तो कोई पदार्थ चालक या कुचालक, यह जानने के लिए हम संपरीक्षित मतलब टेस्टर का उपयोग करते हैं, है ना। तो आप जब बिजली के मिस्त्री को बिजली का काम करते देखेंगे तो वो काफी सारी सावधानियां करता है। जैसे रबर का चप्पल पहनता है या फिर हाथ में क्या करता है, रबर के दस्ताने पहनता है। तो इससे क्या होता है, वो विद्युत परिपथ जो होता है उसको रोक देता है, क्योंकि रबर क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऐसे तो हम यदि खाली हाथ से विद्युत के उपकरणों को पकड़े तो क्या होगा, हमारे शरीर से विद्युत धारा पार हो जाए, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, विद्युत का सुचालक है। लेकिन यदि रबर के दस्ताने होंगे तो वो विद्युत को पार होने से रोकेगा और विद्युत रोधी का काम करेगा, जिससे जो विद्युत मिस्त्री है उसको करंट नहीं लगेगा। ठीक है। और हम विद्युत का कोई चालक है या कुचालक है ये पता करने के लिए क्या करते हैं, टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो सभी बच्चे देखे होंगे, एक लोहे का टेस्टर होता है और उसमें क्या होता है, एक बल्ब लगा रहता है। तो जब हम उसको टच करते हैं, स्विच वगैरह में हम कुछ काम करने से पहले उसको टच करके देखते हैं। यदि लाइट जल गया तो क्या हुआ कि उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, और यदि लाइट नहीं जला मतलब कनेक्शन कट हो गया है। तो इस तरह से हम टेस्ट करने के लिए टेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो उसको देखने के लिए ये एक क्रियाकलाप है। जैसे एक यहाँ बैटरी लगा है और यहाँ पे बल्ब है और एक टेस्टर को इस तरह से जोड़ा गया है तार के द्वारा। तो एक क्या किया गया है, उसका जो हैंडल होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना रहता है। तो एक बार क्या किया गया, बैटरी को उसके हैंडल में जो प्लास्टिक लगा है उसके साथ जोड़ दिया गया, और दूसरे सेट में क्या किया गया कि उसके जो आगे तरफ धातु लगा है उसके साथ जोड़ दिया गया। तो पहली स्थिति में क्या देखा गया कि बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि प्लास्टिक में उसको बांधा गया है, तार को ज्वाइंट किया गया, जिससे क्या है
प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है जिससे बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जब आगे के धातु के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है तब देखिए यहाँ से तार से आता है बैटरी से ना, फिर यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित हो, थोड़ा दूर में बांधा गया है दूसरा तार, फिर प्रभावित होकर इस तार से होते हुए बल्ब तक पहुंचता है जिससे बल्ब जलने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये प्लास्टिक का जो उसका हैंडल रहता है उससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन आगे जो धातु लगा है उससे विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो क्या द्रव्य भी विद्युत का चालन करते हैं? तो हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि द्रव्य से विद्युत धारा प्रभावित होती है कि नहीं, फिर हमको पता चल जाएगा। तो ये क्रियाकलाप एक है। तो प्लास्टिक के एक ढक्कन में सिरका अथवा नींबू का रस लेंगे। तो प्लास्टिक का एक ढक्कन लेंगे और उसमें सिरका या फिर नींबू का रस लेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है कम से कम 1 सेंटीमीटर हो। तो जो 2 सिरा होगा उसके बीच का दूरी क्या होगा? कम से कम 1 सेंटीमीटर होना चाहिए जो ये सिरा है, ठीक है, ताकि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। और ये जो है सिरा दोनों थोड़े दूर रहें जिससे एक दूसरे को स्पर्श ना करें। और चित्रानुसार विद्युत धारा का चलन का परीक्षण संपरिचित्र का उपयोग करें। तो इस तरह से यहाँ से कनेक्शन किए और यहाँ एक प्लास्टिक का ढक्कन है जिसमें नींबू का रस भरा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन किया गया है, इधर क्या है नेगेटिव, और यहाँ पर बल्ब को जोड़ दिया गया है देखने के लिए कि विद्युत धारा प्रभावित हो रही है कि नहीं। और यहाँ पे 2 छोर के बीच में थोड़ा सा गैप रखा गया है। नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण इस क्रियाकलाप द्वारा हम देखेंगे। तो आपने इसमें क्या देखा? क्या संपरिचित्र टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ? तो इसमें एक बल्ब लगा है, ये क्या जब इसमें कनेक्शन किया गया तो क्या बल्ब जला? तो जो और क्या नींबू का रस विद्युत का चालन करता है? तो ये आप प्रैक्टिकल से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। तो क्रियाकलाप 1 में क्या हुआ कि नींबू के रस के स्थान पर आप टमाटर का रस को लेकर क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं और अवलोकन कर सकते हैं। और टेस्टर का जो बल्ब है वो जला कि नहीं ये भी आप देख सकते हैं। और अब टमाटर के रस के स्थान पर आप आशुद्ध जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर को लेकर भी ये क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। और क्या टेस्टर का जो बल्ब है वो जला कि नहीं ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे इस प्रैक्टिकल के द्वारा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या देखेंगे कि बल्ब जलता है, क्योंकि इससे भी होकर तरल पदार्थों से भी होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इसका जैसे बहुत समय ऐसा घटना भी हो जाता है कि कहीं शायद जलाशय है, कोई पानी का जगह है और वहां यदि कोई खुला तार गिर गया है तो यदि उस तालाब में कोई उतरता है नहाने के लिए या फिर उसमें पैर रखता है तो क्या होगा, उसको भी करंट लग सकता है। इसलिए बहुत समय सड़क में गड्ढे जो बने होते हैं, बारिश का पानी यदि उसमें भर जाता है और किसी कारण से बिजली का तार टूटकर उसमें गिर जाता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप यदि देखते हैं कि रास्ते में पानी जमा है और कोई बिजली का तार गिरा है तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। तो चालक पदार्थ के प्रकार, तो चालक पदार्थ के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला है हीन चालक। तो आपने देखा टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब जो है धीमा दीप्त हुआ, जला लेकिन बहुत कम प्रकाश के साथ जला। तो ये क्या है कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्लभ या धीमा होता है उसे हीन चालक कहते हैं। विद्युत धारा तो प्रभावित होती है लेकिन उसकी गति क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे जो चालक होते हैं उसे हीन चालक कहते हैं, जैसे टमाटर के रस का उपयोग करने पर। और सुचालक, तनुगंध अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करने पर बल्ब तीव्रता से दीप्त होता है, तेजी से जलता है, अधिक लाइट के साथ जलता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्र होता है उसे सुचालक कहते हैं। अब नेक्स्ट है कुचालक। तो जब आशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करने पर क्या हुआ, बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उसे
कुचालक कहते हैं। मतलब जब मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर का उपयोग हुआ तब क्या हुआ, जब बल्ब जो है वो नहीं जला। लेकिन जब नींबू के रस का उपयोग हुआ, टमाटर का उपयोग होगा तो बल्ब जला। ठीक है, तो क्या बिना सेल के भी बल्ब जल सकता है? तो क्या बिना बैटरी के बल्ब जल सकता है? तो इसके लिए भी एक क्रियाकलाप हम करके देखते हैं। तो क्रियाकलाप 4, तो एक नींबू को 2 टुकड़ों में हम काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों नींबू में जस्ता का टुकड़ा, ऋण ध्रुव, और तांबे का कील जो धन ध्रुव का काम करेगा। ठीक है, जो जस्ता होगा वो नेगेटिव का काम करेगा और जो तांबे का कील होगा वो पॉजिटिव का काम करेगा। अब क्या करेंगे, एक टुकड़े नींबू के जस्ते को दूसरे टुकड़े वाले तांबे के तार की सहायता से जोड़ देंगे। जो एक टुकड़ा नींबू है उसमें क्या है, जस्ता है। जस्ते को क्या करेंगे, दूसरे टुकड़े वाले जो तांबे के तार की सहायता से क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे आपस में। अब दूसरे टुकड़े वाले नींबू के जस्ता एवं तांबे को अलग अलग तार से जोड़ेंगे। दोनों को अलग अलग तार से जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, एक एलईडी बल्ब के बड़े लीड्स धन ध्रुव को पहले वाले नींबू के तांबा के जुड़े स्वतंत्र तार से जोड़ देंगे। ठीक है, तो धन ध्रुव कौन काम कर रहा है, तांबे का कील, और जस्ता क्या कर रहा है, ऋण ध्रुव का काम कर रहा है। तो धन ध्रुव से जोड़ने का मतलब जो तांबा का कील है वहां से क्या करेंगे, जो एलईडी बल्ब है उसको जोड़ देंगे। और पहले वाले नींबू के जो तांबा का कील सा है, मतलब धन ध्रुव है, तो उसको जुड़े तार से क्या करेंगे, स्वतंत्र रख देंगे। और क्या करेंगे, छोटे लीड्स मतलब ऋण ध्रुव, मतलब जस्ते का टुकड़ा जिसमें लगा है को दूसरे टुकड़े के जस्ते से जुड़े तार में स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जैसे चित्र में दिख रहा है इस तरह से इसको जोड़ देंगे। तो बल्ब का अवलोकन करेंगे कि क्या बल्ब जला, दीप्त हुआ, मतलब जला। अब एलईडी का भी अवलोकन करेंगे कि क्या एलईडी दीप्त हुआ, जला। तो सावधानी क्या करना है इस क्रियाकलाप में कि पूर्व अपना बल्ब चेक कर लेना है कि बल्ब कहीं फ्यूज तो नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि नींबू के टुकड़े के साथ परीक्षण में क्या सावधानियां। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नींबू का टुकड़ा है। एक में क्या करेंगे, ये हो गया एक तांबे का कील डालेंगे। एक में क्या करेंगे, तांबे का कील, इसमें तांबे का डाले हैं और इसमें जस्ते का कील डाले हैं। और पहले क्या करेंगे, दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे इधर आपस में। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज को एक जस्ते का टुकड़ा लेकर इसको तार से दोनों तरफ से जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलईडी बल्ब लगा देंगे। अब इससे देखेंगे इसमें क्या क्या सावधानी करना होगा कि इसमें पहले चेक कर लेना होगा कि बल्ब ठीक ठाक है कि नहीं, फ्यूज तो नहीं हो गया। एलईडी से 2 तार जुड़े होते हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं। इसमें क्या है, 2 तार जुड़े से इसको लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है और एलईडी को जोड़ते समय इसके जो लंबे तार को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं और छोटे तार को क्या करेंगे, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। ऋण के जस्ता ऋण का काम कर रहा है और तांबा क्या कर रहा है, धन का काम कर रहा है, पॉजिटिव का काम कर रहा है। अब दोनों से जोड़ देंगे। अब तार हमेशा तांबे का लेंगे क्योंकि यह क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए तांबे के तार का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह आप क्या करेंगे, नींबू के स्थान पर आलू, टमाटर को रखकर भी इस प्रयोग को दोहराएंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ द्रव्य भी विद्युत का चालन करते हैं, कि विद्युत धारा उससे प्रभावित होती है। अब बताइए कि 2 द्रव्यों का नाम बताइए जो विद्युत का चालन करते हैं। तो जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु में क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तो जब विद्युत धारा बल्ब से होकर गुजरती है तो उसका जो तंतु होता है उसमें देखिएगा बल्ब में लगा हुआ होता है इस तरह का तंतु। तो उसमें क्या होता है, जब गर्म होता है तो वो क्या होता है, गर्म होकर थोड़ा जलने लगता है। तो बल्ब
तीव्र दीप्त होता है जब इससे होकर उच्च धारा प्रभावित होती है, और बल्ब तेजी से जलता है जब इससे क्या होता है, बहुत उच्च धारा प्रभावित होती है, करंट बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है तब वो ज्यादा प्रकाश देगा, और जब कम फ्लो होगा तब थोड़ा सा प्रकाश देगा। जल बल्ब से होकर दुर्बल धारा प्रभावित होगी तो बल्ब धीमा दीप्त होगा। अगर परिपथ में अत्यंत दुर्बल धारा बहती है तो तंतु में ऊष्मीय प्रभाव उसे दीप्त करने में असमर्थ होगा, और यदि बहुत कम विद्युत धारा प्रभावित होगी तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे दुर्बल विद्युत परिपथ को भी समसूचित कर सकते हैं, हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। इसके लिए हमें किसी प्रकार के संपरिचित का उपयोग करना होगा, दूसरे प्रकार का संपरिचित मतलब टेस्टर का प्रयोग करना होगा। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित संपरीक्षण, तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ संपरीक्षण है कि आपको याद होगा कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, तो आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग संपरीक्षण बनाने में कर सकते हैं। उसके लिए एक क्रियाकलाप है संपरीक्षण मतलब टेस्टर बनाने में। तो क्रियाकलाप है कि एक माचिस की खाली डिबिया के भीतर का ट्रे लेंगे, तो माचिस का जो डिब्बा है उसमें जो ट्रे है उसको लेंगे, कागज का जो ट्रे है, तो इस ट्रे में एक चुंबकीय कंपास रखेंगे, एक चुंबकीय कंपास रखेंगे ट्रे के अंदर, और ट्रे पर विद्युत धारा के कुछ फेरे लपेट देंगे। ठीक है, विद्युत का तार कुछ लपेट देंगे उस पर। किस पर लपेट देंगे, उस ट्रे पर, कागज का जो माचिस का ट्रे है उस पर लपेट देंगे। तार के एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। तार को लपेटने के बाद उसका जो एक सिरा रहेगा उसको क्या करेंगे, बैटरी से का जो टर्मिनल है उससे जोड़ देंगे। अब दूसरे तार के एक सिरे मतलब तार का जो दूसरा सिरा है उसमें क्या करेंगे, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। मतलब एक टर्मिनल से ये आपका माचिस का डिब्बा हो गया, इसमें तार लपेट देंगे, ठीक है, और एक विद्युत कंपास अंदर रख देंगे, चुंबकीय कंपास अंदर रख देंगे, इसमें तार लपेट देंगे। उसका जो एक सिरा बचेगा उसको जो बैटरी है उसके एक सिरे पर रखेंगे और इसका दूसरा सिरा दूसरे सिरे पर इस तरह से बैटरी में जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों सिरों के स्वतंत्र सिरे को अनावरित कर स्विच से जोड़ेंगे, और उसका जो दोनों स्वतंत्र सिरा है उसको क्या करेंगे, स्विच से जोड़ देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। देखिए इस तरह से दिख रहा है ना, देखिए यहाँ चुंबकीय सुई अंदर रखा हुआ है, ये खाली बॉक्स है जो माचिस के डिब्बिया का होता है, उसका एक सिरा बैटरी के इस सिरे से जोड़ेंगे और इधर दूसरा सिरा इस तरह से जोड़ेंगे और एक विद्युत परिपथ तैयार हो जाएगा इस चित्र के अनुसार। ठीक है, इसमें तार लपेटा हुआ है। अब क्या करेंगे, चुंबकीय सुई में विक्षेपण का अवलोकन करेंगे कि क्या उसमें अंतर आता है, क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है। तो यह विक्षेपण क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबाकर निरीक्षण कर सकते हैं। जो उसका स्वतंत्र सिरा है, जैसे इसमें दिख रहा है, ये जो दो स्वतंत्र सिरा है, इसको क्या कर सकते हैं, नींबू के रस में डुबाकर देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ तैयार हुआ कि नहीं। यहाँ पर एक ट्रे में रख देंगे यहाँ नींबू का रस और दोनों सिरों को उसमें डुबा देंगे और देखेंगे कि विद्युत परिपथ तैयार हुआ कि नहीं। इस क्रियाकलाप को बारी बारी से आप दूध के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ, सिरका, वनस्पति तेल, शहद जैसे द्रव्यों के साथ दोहरा सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो इसको करके देखिए और बताइए कि किसमें विद्युत धारा अच्छे से प्रभावित हो रही है और कौन विद्युत का चालक है और कौन कुचालक है। अपने परीक्षण के अवलोकन को दिए हुए सारणी में आप अंकित कर सकते हैं। इस तरह से आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, नींबू के साथ, सिरका के साथ, नल का पानी के साथ, वनस्पति तेल के साथ, दूध के साथ, शहद, अशुद्ध जल के साथ, और चुंबकीय क्षेत्र में जो विक्षेप हुआ है उसको
आप यहाँ दर्शा सकते हैं। और चालक है या हीन चालक है उसको बता सकते हैं। यदि बल्ब अच्छे से जला तो क्या है, अच्छा चालक है, और यदि बल्ब बहुत धीमा जला या फिर नहीं जला तो वो क्या हुआ, हीन चालक है। तो इस तरह से आप ये टेबल भर सकते हैं। ठीक है, जैसे नींबू के रस में क्या हुआ, विद्युतीय जो सुई है उसका विक्षेप अच्छे से हुआ तो हाँ होगा, और ये अच्छा चालक है। सिरका में भी हाँ हुआ कि वो विद्युत जो सुई है उसका विक्षेप अच्छा हुआ तो ये क्या है, अच्छा चालक है। इस तरह से बाकी चीजों में भी आप कर लेंगे। तो आप सारणी को देखकर बता सकते हैं कि कुछ द्रव्य विद्युत के चालक होते हैं तथा कुछ क्या होते हैं, द्रव्य विद्युत के हीन चालक होते हैं। जबकि आसुत जल क्या है, विद्युत का कुचालक। डिस्टिल वाटर क्या है, विद्युत का कुचालक है। लेकिन जो नल का पानी है वो क्या है, विद्युत का सुचालक होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब क्या है, क्रियाकलाप 6। तो इसमें क्या है, प्लास्टिक या रबर के 3 साफ तथा सूखे ढक्कन लेंगे। प्लास्टिक या रबर का, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है इसलिए प्लास्टिक या रबर का ही सूखा हुआ ढक्कन लेंगे। और प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा चाय के पानी के बराबर आशुद्ध जल डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे। ठीक है, 3 साफ ढक्कन लेंगे प्लास्टिक के, और तीनों में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा चाय के पानी के बराबर, मतलब थोड़ा थोड़ा 1 कप जैसा पानी उसमें डालेंगे, डिस्टिल वाटर। और एक ढक्कन में कुछ बूंदे नींबू का रस या तनुगंध अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। और दूसरे में क्या करेंगे, जो पहला ढक्कन है उसमें थोड़ा सा कुछ बूंद क्या डाल देंगे, नींबू का रस या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल सकते हैं। दूसरा जो होगा उसमें पोटेशियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा डालेंगे। और तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे ढक्कन में चीनी के दाने घोल देंगे। तो पहले में ये नींबू का रस या सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा, और तीसरे में चीनी का दाना घोल देंगे। इसमें क्या करेंगे, संपीड़ित छिद्र के स्वतंत्र सिरों को बारी बारी से पूर्ण सावधानी से डुबोकर परीक्षण करेंगे। और इसमें कौन सा जो विलयन है, घोल है, वो विद्युत का सुचालक है वो देखेंगे। जैसे ऊपर आपने ये चित्र ये तैयार किया था विद्युत परिपथ, इस तरह का नीचे भी तैयार करेंगे और उसमें अलग अलग चीजों को रखेंगे। जैसे एक में रखेंगे नींबू का रस, अशुद्ध जल में डिस्टिल वाटर में मिलाकर नींबू का रस डालेंगे, और एक में डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब पहले में ही डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरे वाले में क्या डालेंगे, दूसरे वाले में डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा, और तीसरे में चीनी घोलेंगे। किसमें घोलेंगे, डिस्टिल वाटर में। तो आपको क्या परिणाम प्राप्त हुए, तो जब आशुद्ध जल में डिस्टिल वाटर में अम्ल, लवण या क्षार घोला गया तो नींबू अम्ल है, फिर लवण डाला गया, पोटेशियम जो कास्टिक सोडा है, और उसके बाद क्या किया गया, और उसमें चीनी घोला गया। तो इस तरह से तीनों तरह के अम्ल, लवण, क्षार तीनों घोल तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, विद्युत का जो चालन करता है। तो जब अशुद्ध जल में अम्ल, लवण या क्षार का घोल को घोला जाता तो यह विद्युत का चालन करता है। ऐसे तो अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, लेकिन जब ये सारे चीज डाल देते हैं तो क्या होता है, विद्युत का चालक हो जाता है। तो क्या किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उस पर विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न होता है? तो क्या होता है कि विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव हैं तो कई रासायनिक परिवर्तन ला सकता है विद्युत धारा। तो क्या कर सकता है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की मतलब किसी घोल में यदि विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है, तो इसके बारे में हम एक क्रियाकलाप द्वारा जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 2 बेकार पड़ी सेलों से कार्बन की छड़ को निकाल लेंगे। बैटरी से क्या करेंगे, उसके बीच में जो कार्बन का छड़ होता है उसको बैटरी को तोड़कर निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, उसकी धातु की जो टोपियां होता है, ऊपर में एक क्या है, धातु की टोपी लगी रहती है, ठीक है, उसको रेगमाल या सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। सैंड पेपर जिससे घिसा जाता है, रफ पेपर होता है, उससे घिस लेंगे। अब क्या करेंगे, इन पर तांबे का तार लपेटकर इन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तांबे का तार लपेट देंगे और इसको बैटरी से
जोड़ देंगे, बैटरी और स्विच से जोड़ देंगे। और इन दोनों छड़ों को क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो छड़ दो तैयार हो गए, ये क्या हो गया, कार्बन के इलेक्ट्रोड तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, कार्बन की छड़ के स्थान पर लोहे की कीलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी रखनी होगी, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह का तैयार करना होगा। देखिए, अम्लीय जल से विद्युत धारा प्रभावित करना। तो इस तरह से एक बीकर में क्या ले लेंगे, यहाँ पे अम्लीय जल है और इसमें जो कार्बन छड़ या फिर लोहे का कील है उससे एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड तैयार किया हुआ और उससे तार जोड़ा गया है, तांबे का तार जोड़ा गया, सेल से बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब इसमें क्या क्या देखिए, कांच के जो बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल लेंगे। अब इस जल में क्या करेंगे, कुछ बूंद क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर उसको गंधकाम्ल भी कहते हैं, उसको मिला देंगे ताकि जल क्या होगा, अधिक चालक हो जाएगा। अम्ल डाल दिया गया तो ये क्या हुआ, जल चालक हो गया। अब क्या करेंगे, कार्बन की छड़ को अम्लीय जल में इस प्रकार डुबाएंगे कि जो धातु की टोपी है वो अम्लीय जल के बाहर रहे। तो देखिए इस चित्र में जैसे यहाँ कार्बन को जो छड़ है उसको डुबा दिया गया और उसके बैटरी के ऊपर जो एक धातु की टोपी रहती है, कवर जैसा इस तरह का रहता है और ये छड़ जैसा रहता है। तो इसको ये क्या होगा, ये पानी के ऊपर रहना चाहिए, जो अम्ल घोला हुआ पानी है उसके ऊपर रहना चाहिए, वो पानी में नहीं डूबना चाहिए। अब क्या करेंगे, स्विच को बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। पहले स्विच को बंद करके क्या करेंगे, उसको बैटरी से जोड़ देंगे तो विद्युत धारा प्रभावित होगा। उसके बाद 4-5 मिनटों के बाद कार्बन के जो छड़ हैं, मतलब इलेक्ट्रोड है, उसको सावधानी से देखेंगे। तो क्या देखेंगे कि क्या आपको कार्बन के छड़ के पास गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, कार्बन के छड़ मतलब इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, या फिर अम्लीय जल जो घोल है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल घोला गया है वो किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। तो आपने देखा कि जब किसी अम्लीय जल मतलब अम्लीय घोल में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होगा, अम्लीय जल या अम्लीय जो घोल है उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और जब विद्युत धारा जिस अम्लीय जल में प्रभावित होती है तो विद्युत धारा के कारण रासायनिक प्रभाव उस विलयन में देखने को मिलता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि रासायनिक क्रिया में विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है जो उसमें उपयोग किया गया है। अब इससे आगे क्या है, विद्युत अपघटन। लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और जितना मैंने इस कक्षा में पढ़ा है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यदि आप रिपीट करके 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और इसका जो बाकी भाग बचा है उसको हम नेक्स्ट कक्षा में कंप्लीट करेंगे। तो आप यदि पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही।